Hello friends, welcome to my channel CBSE History and Social Science. I am Vijendra Nagda. Once again, welcome all of you in this video of class 10 subject history chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट है उसमें मैप आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये यूरोप का मैप है और यूरोप के मैप को आप देख सकते हो कि इसमें सभी देश जो हैं वो दिखाए गए हैं। और यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया सबसे पहले जिस देश में स्टार्ट हुई थी वो यहाँ नीचे छोटे से अलग से मैप में आपके सामने प्रस्तुत है, जो लाल कलर से, रेड कलर से दिखाया गया, दैट इज़ फ्रांस। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है नेशनलिज्म की फ्रांस से, और यहाँ मैप में यहाँ पर भी देख सकते हैं ये फ्रांस है। तो फ्रांस से ये प्रक्रिया स्टार्ट होती, फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाती है और यूरोप से ही ये राष्ट्रवाद की भावना पूरे वर्ल्ड में फैलती है। तो ये चैप्टर मेनली यही है कि राष्ट्रवाद जो है, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे स्टार्ट हुई और किस तरह से वर्ल्ड के विभिन्न देशों तक ये पहुंची। तो इस चैप्टर में हम पहले यूरोप में देखेंगे ये कैसे पहुंची, और उसके बाद आगे के चैप्टर्स जो हैं वो विश्व के अन्य देशों में राष्ट्रवाद की भावना किस तरह से पहुंची उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी दैट कॉजेज पीपल थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज ए नेशन। किसी भी देश में रहने वाले लोगों का अपने देश के प्रति जो लगाव है, जो उनके देश के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं कि वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ते हैं, यानी सब लोग मिलकर एक ही राष्ट्र के निवासी अपने को मानने लग जाते हैं और उसके प्रति भक्ति या लगाव रखते हैं, दैट इज़ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम को ही नेशनलिज्म कहते हैं। ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी नेशनलिज्म वाज अ पावरफुल फोर्स दैट कुड क्रिएट। और 19वीं और 20वीं शताब्दी में इस नेशनलिज्म की प्रक्रिया ने विश्व में बहुत सारे परिवर्तन किए, जिसमें वन नेशन फ्रॉम मैनी सेपरेट कंट्रीज़। और इसी राष्ट्रवाद की भावना से बहुत सारे ऐसे देश बने जो अनेक छोटे छोटे राज्य थे और वो एक देश बन गए, जैसे इटली और जर्मनी, जो अनेक छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड थे, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना ने उन्हें वन नेशन में फॉर्म करा दिया। और दूसरा, ब्रेक वन नेशन अप इनटू मैनी कंट्रीज, या फिर एक ही देश को अनेक छोटे छोटे देशों में डिवाइड कर दिया। तो राष्ट्रवाद दोनों तरह की भावनाओं में है, अनेक राज्यों को मिलाकर भी एक करता है, जैसे कि इटली और जर्मनी में हुआ, और एक ही राज्य के अनेक टुकड़े भी कर देता है, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की में इस तरह का हुआ है। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं हम यहाँ देखेंगे। नीचे एक पिक्चर जो फ्रेडरिक सोरोयू ने बनाया है, ये राष्ट्रवाद की जो प्रक्रिया है यूरोप में चल रही थी विभिन्न देशों में, फ्रांस के नेतृत्व में, या फ्रांस से शुरुआत होकर, और अलग अलग देशों के लोग अपने अपने देश के झंडे और प्रतीकों के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पिक्चर है फ्रेडरिक सोरोयू का, जो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के संबंध में जो है हमारा मार्गदर्शन करता है। सबसे पहले हम यूरोप की बात करें, यूरोपीय समाज किस प्रकार का है। तो यूरोपीय समाज मेनली दो भागों में विभक्त था, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास थी। जो अपर क्लास थी दैट इज़ द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, रिच क्लास जिसको हम कह सकते हैं, दे हैव द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। इसके अंदर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर द डोमिनेंट ग्रुप। इसमें जो जमीन की भूस्वामी जो थे, लैंड लॉर्ड्स थे, वो इसका डोमिनेंट पार्ट थे अपर क्लास का। दे हैड कॉमन इंटरेस्ट इन लाइफ स्टाइल। इन सब लोगों की एक जैसी रुचियाँ थी, एक जैसी लाइफ स्टाइल थी, सब बहुत ही रिच लाइफ जीते थे। ऑन लार्ज कंट्री एस्टेट्स एंड टाउन हाउसेज, और इनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, जागीरें थी, और बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था जहाँ पर उनके बहुत बड़े बड़े मकान होते थे। और ज़्यादातर जो है ये मोस्ट ऑफ देम स्पोक फ्रेंच, और ज़्यादातर इसमें से फ्रेंच भाषा उस समय बोलते थे। जबकि लोअर क्लास की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर पीजेंट्स। इस लोअर क्लास में मैक्सिमम लोग जो थे किसान थे। मोस्ट वर लैंडलेस, और ज़्यादातर के पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं थी। एंड वर्कड एज सर्व्स, वो गुलामों की तरह इन लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पर काम करते थे। तो इस तरह से सोसाइटी मेनली गरीब और अमीर में डिवाइड थी। ठीक है, अब इस यूरोप में ये जो नेशनलिस्ट की फीलिंग है वो फ्रांस की क्रांति के साथ ही आती है और पूरे यूरोप में फैल जाती है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज
द बेस जहाँ से ये नेशनलिज्म जो है स्टार्ट होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो स्टार्टेड इन 1789। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में फ्रांस में स्टार्ट हुई थी। फ्रांस वॉज ए फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर रूल ऑफ अ मोनार्क। फ्रांस जो है 1789 में एक निरंकुश शासक के अंदर में एक पूरा जो एक राज्य था। Political and constitutional changes that came in wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens। और 1789 की क्रांति के बाद जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है मोनार्की से छीन करके कुछ लोगों के पास आ जाते हैं। सॉवरेनिटी जो है उन लोगों के पास आती है, क्रांतिकारियों के पास आ जाती है। फ्रांसीसी नागरिकों के पास जो है सत्ता हस्तांतरित हो जाती है। वेरियस प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड टू डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग पीपल। और फ्रांस की ये जो नागरिक सरकार थी वो लोगों के अंदर जो है एक सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स जो है वो उठाती है। डिक्लेरेशन ऑफ अ मिशन टू लिबरेट यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। और यही जो रिवोल्यूशनरीज थे जो फ्रांस में सत्ता जिनके हाथों में थी, वो चाहते थे कि पूरे यूरोप से जो है निरंकुशवाद का समाप्त किया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। सेटिंग अप ऑफ जैकोबिन क्लब्स बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड स्टूडेंट्स ऑफ यूरोप। और ये लोगों ने पूरे यूरोप में बहुत सारे जो है क्रांतिकारी, जिसको हम कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी क्लब्स एस्टेब्लिश किए। और ऐसे रिवोल्यूशनरी क्लब्स को जो यूरोप में इस क्रांति के बाद स्थापित किए गए उन्हें जैकोबिन क्लब्स कहा जाता है, जो जनरली पढ़े लिखे और स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए थे। और वो पूरे यूरोप में जो है इस निरंकुशवाद को या मोनार्की को ख़त्म करना चाह रहे थे। इट ऑल्सो पावर्ड रिवोल्यूशन इन ऑल यूरोप। और इस क्रांति ने पूरे यूरोप में अनेक क्रांतियों को जन्म दिया। तो फ्रांसीसी क्रांति से ही धीरे धीरे जो है मोनार्की को ख़त्म करने की भावना जो है पूरे यूरोप में फैलने लगी थी। जैकोबिन क्लब्स जो है इस समय एस्टेब्लिश होने लगे थे। अब ये जो रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थी जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में सत्ता हासिल किए थे, उन्होंने अपने देश में किस तरह से राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की फीलिंग या कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को बढ़ाया। तो उनके द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे। उसमें से मेन स्टेप्स ये दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन क्रांतिकारियों की सरकार ने आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड, ले सिटियोन, द सिटीजन वर एम्फेसाइज। इन्होंने अपने देश में लोगों के बीच में अपने देश को फादरलैंड मानने की भावना, यानी पितृ देश जिसको कहते हैं, फादरलैंड जिसे कुछ देशों में मदरलैंड कहते हैं, उस तरह की भावना को विकसित किया। और प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में माना। अब अपर क्लास, लोअर क्लास, इस तरह के डिवीज़न जो सोसाइटी का था उसको हटा करके सबको समान नागरिक की भावना का विकास किया गया कि सारे नागरिक समान हैं। इस तरह के विचारों को इन रिवोल्यूशनरी ने बढ़ावा दिया। दूसरा, एडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस की इस क्रांतिकारी सरकार ने नए संविधान को अडॉप्ट किया विद सिटीजन्स एंजॉइंग इक्वल राइट, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए थे। फिर अडॉप्टेड ट्राई कलर एज न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेसिंग रॉयल स्टैंडर्ड। और इस नई सरकार ने एक नया तिरंगा जो है वो राष्ट्र ध्वज के रूप में एक्सेप्ट किया पुराने उस शाही ध्वज के स्थान पर। तो एक नया तिरंगा जो है वो राष्ट्रध्वज बनाया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स रिमेंबर्ड इन द नेम ऑफ अ नेशन। नए नए जो है गीत, कविताएं, भजन इस समय लिखे गए, देशभक्ति परिपूर्ण साहित्य लिखा गया, प्रतिज्ञाएं ली गई और शहीदों का जो है वो सम्मान किया गया, उनकी याद किया गया, उनके जो है गाथाओं को सुनाया जाने लगा। तो इस तरह से देश के नाम पर देशभक्तिपूर्ण बहुत सारा साहित्य और प्रतिज्ञाएं इस समय देश में ली गई। देशभक्ति भावना को बढ़ाया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। पूरे देश में एक ही प्रकार के जो है तोलने और मापने के जो सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। सब जगह एक ही तोल माप के जो मेजर्स हैं वो लिए गए। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज फॉर्मुलाइज। पूरे देश में एक ही प्रकार की सरकार का, जिसको केंद्रीकरण कहते हैं, वो किया गया। सत्ता जो है केंद्रीय सरकार के हाथ में दे दी गई। फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज एंड रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। फ्रेंच भाषा को पूरे फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिशें की गई और जो लोकल डायलेक्ट्स थे, रीजनल डायलेक्ट्स थे, उनको डिस्करेज किया गया, यानी लोगों को फ्रेंच भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। Imaginary female allegories were used to show united nations such as Marianne and Germania। और लोगों में अपने देश के प्रतीक के रूप में
एलेजरी मानवीय रूप में मेरियान जैसी प्रतिमाओं को गढ़ा गया। मारियान जो फ्रांस के राष्ट्र के प्रतीक के रूप में मानी जाती है, जर्मनी या जर्मनी में मानी जाती है, उस तरह की प्रतिमाओं का महिमा मंडन किया गया, उनको गढ़ा गया ताकि लोग अपने आप को एक देश के रूप में संगठित कर सके। तो फ्रांस की रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स उठाए जिसके द्वारा फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास किया गया। फिर इसके बाद नेपोलियन जो है वो सत्ता में आ गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ ही वर्षों बाद नेपोलियन जो है पूरी सत्ता का केंद्र बन जाता है और नेपोलियन ने भी फ्रांस में कुछ इस तरह के कदम उठाए जिसने फ्रांसीसी लोगों में इस राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा बढ़ाया। नेपोलियन द्वारा उठाए गए कदमों में उसके द्वारा जो नागरिक संहिता है, सिविल कोड जिसको कहा जाता है 1804 का, उसका बहुत बड़ा रोल रहा था। नेपोलियन कोड ऑफ 1804 ये क्या थे? तो नेपोलियन ने अपने प्रशासन में बहुत सारे जो चेंजेस किए थे उन्हें ही नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। 1804 में जब वो फ्रांस का पूरी तरह से शासक बन जाता है तब उसके द्वारा ये कोड लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ एबोलिश्ड एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड। जो भी जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार लोगों को मिले हुए थे वो सब जो है नेपोलियन ने समाप्त कर दिए और सभी को कानून के सामने समान माना गया। यानी अमीर गरीब और डिवीज़न जो सोसाइटी का था वो सब समाप्त नेपोलियन द्वारा कर दिया गया, जिसमें सारे नागरिकों को इक्वल मानने का जो है सिस्टम शुरू किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एस्टेब्लिश, सभी लोगों को संपत्ति का अधिकार दिया गया। यानी जो गरीब लोग थे, जो लोअर क्लास के लोग थे, जो सर्व्स थे, उन लोगों को भी प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए एंड फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलिश्ड। और पुरानी जो सामंती व्यवस्था थी, लॉर्ड सिस्टम जो था, उसको समाप्त कर दिया गया फ्रांस में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड, जो प्रशासनिक विभाजन थे उनको बहुत ही सिंपल किया गया। पुराने में अलग अलग जो राज्य या स्टेट्स प्रोविंसेस बनाए गए थे उन सबको बहुत ही सिंपल किया गया, नई तरह से सीमाओं को बनाया गया। पीजेंट्स गॉट फ्रीडम फ्रॉम सर्वडम एंड मैनरियल ड्यूज, जो किसान थे उन्हें जो गुलामी थी उससे मुक्ति दिलाई गई और मैनरियल ड्यूज जो थे, मैनर्स की जागीर पर काम करते हुए उन्हें बहुत सारे जो है बेगार और वो सब ली जाती थी, वो सब समाप्त कर दी गई। यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, और पूरे देश में एक समान कानूनों को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ जो है वेट के भी यूनिफॉर्म सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। पूरे फ्रांस की एक कॉमन नेशनल करेंसी को इस समय अडॉप्ट किया गया। नेपोलियन ने पूरे फ्रांस में एक ही करेंसी प्रचलन में चलाई। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस इन टाउन्स वाज रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड। उसने गिल्ड के रेस्ट्रिक्शन जो बिजनेस और ट्रेड में रुकावट बन रहे थे उन सब को हटा दिया। साथ ही साथ यातायात और संचार के साधनों को उसने बहुत अधिक इम्प्रूव किया और इन सब कारणों की वजह से फ्रांस में जो है वो लोगों के बीच के जो डिफरेंसेस थे, जो डिस्क्रिमिनेशंस थे, वो सब ख़त्म हुए। लोगों में इक्वलिटी आई, लोगों में अपने देश के प्रति नेशनलिज्म की फीलिंग आई और इन सब फीलिंग या इन सब उपायों ने नेपोलियन द्वारा जो है फ्रांस में जो है बहुत अधिक मात्रा में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में योगदान दिया गया। फिर ये जो भावना है धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी पहुंची और ये पहुंची थी नेपोलियन की सेना के साथ। यानी फ्रांसीसी सेना जो है वो जब यूरोप के दूसरे देशों में पहुंची तो इसके साथ ही साथ ये भावना जो है यूरोप के अन्य देशों में भी पहुंच गई। इन मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप। 18th सेंचुरी तक जो है राष्ट्र राज्य की अवधारणा ही यूरोप में नहीं थी। सब जो है वो राजाओं द्वारा शासित थे और ऐसी स्थिति में रहते थे। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स वाज डोमिनेटेड बाय एरिस्टोक्रेसी। उस समय तक जो है पूरा समाज जो है और राजनीति जो है उच्च धनी वर्ग के लोगों द्वारा डोमिनेटेड होती थी। टू द वेस्ट द लैंड वॉज farmed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe by vast estates which were cultivated by serfs। तो पूरे देश के पश्चिमी भाग में तो जो है छोटे छोटे पीजेंट्स होते थे, किराएदार किसान होते थे, वो ज़मीन को जोतते थे, खेती करते थे और ईस्ट पार्ट में जो है सर्फ्स को ये खेती का काम करना पड़ता था। एमरजेंस ऑफ वर्किंग एंड मिडिल क्लास ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में जैसे ही ये वर्किंग मिडिल क्लास जो है औद्योगिकरण की वजह से यूरोप में अस्तित्व में आया, उसके आने के साथ ही जो है बहुत सारे लिबरल आइडियाज़ जो हैं वो यूरोप में फैलने लगे थे। एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस पॉपुलराइज एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, और इसी लिबरल मिडिल क्लास ने, जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड मिडिल क्लास था, उसने जो है एरिस्टोक्रेटिक
एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस थे, जो धनी वर्ग को जो बहुत सारे प्रिविलेज मिले हुए थे, उन सबको ख़त्म करने की मांग करना स्टार्ट किया। और उसी के साथ धीरे धीरे यूरोप में जो है वो विशेषाधिकारों को समाप्त करने और सभी लोगों में इक्वलिटी लाने की भावना का जो है प्रचार प्रसार होने लगा। तो ये लिबरल लोग, उदारवादी लोगों के आने के साथ ही ये सारी भावनाएं यूरोप में फैलने लगी थी। ठीक है, लेकिन नेपोलियन के उत्थान और नेपोलियन की विजयों के बाद भी यूरोप का एक ऐसा वर्ग था, जो धनी वर्ग था, उसने फिर से पुराने रूढ़िवादी भावनाओं को, जो कंजर्वेटिव्स जिन्हें कहा जाता है, उनको वापस यूरोप में लाने का एक प्रयास किया। और ये प्रयास सफल हुआ 1815 में। 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद क्या था? तो आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन इन यूरोप, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव्म। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के सभी बड़े बड़े देशों की जो सरकारें थी, वो फिर से पुराने रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को यूरोप में लानी चाहती थी, पुरानी शासन व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहती। तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप में जिस तरह की जो शासन व्यवस्थाएं थी, उन्हीं की पुनः स्थापना को न्यू कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया जो है, उन्होंने वियना में एक संधि की, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना कहा जाता है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो है एक संधि की गई इस कंजर्वेटिज्म की पुनः स्थापना के लिए। मेन मोटिव वाज टू अनडू द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन एंड टू रेस्टोर मोनार्की। और इस वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था, नेपोलियन द्वारा किए गए सारे सुधारों को जो है फिर से बदलना था, और साथ ही साथ मोनार्की या निरंकुश शासन व्यवस्था को फिर से यूरोप में स्थापित करना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो थी वियना कांग्रेस थी। और अब इस वियना कांग्रेस में क्या किया गया? ट्रीटी ऑफ वियना एंड इट्स प्रोविजंस। तो फर्स्ट, रेस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी, जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले बर्बन डायनेस्टी के लुई का जो रूल था, उसको फिर से एस्टेब्लिश किया गया। टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय नेपोलियन टेकन बैक। नेपोलियन ने जिन जिन भी राज्यों को जीता और फ्रांस में मर्ज कर दिया था, उन सबको उससे वापस ले लिया गया। प्रिवेंटेड फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस की भविष्य में विस्तार को रोकने की कोशिशें इसमें की गई, और इसके लिए ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल नॉर्दर्न इटली। तो नॉर्दर्न इटली के पार्ट जो है ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। पर्शिया एज गिवन द टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इंक्लूडिंग सैक्सनी। पर्शिया को जो है सैक्सनी का राज्य दिया गया। नो चेंजेस इन जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। जर्मन कन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स का था, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन रशिया को जो है पोलैंड दिया गया। तो इस तरह से नेपोलियन को हराने वाले सभी विजेता देशों ने यूरोप में फिर से पुरानी शासन व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की, और फ्रांस को कमज़ोर करने की कोशिशें इस ट्रीटी ऑफ वियना में की गई। और इस वियना कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो व्यक्ति था, दैट वाज चार्ल्स मैटरनिक। तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर चार्ल्स मैटरनिक है, जिसकी अध्यक्षता में ये ट्रीटी ऑफ वियना आयोजित की गई थी। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, जहाँ पर ये ट्रीटी की गई थी। अब यूरोप में तो फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के बाद लिबरल नेशनलिस्ट की भावना, उदारवादी राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी, लेकिन वियना कांग्रेस में उसको दबाने की कोशिश की गई। तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उदारवादी राष्ट्रवादी लोग थे, उनकी क्या डिमांड्स थी? तो मेनली उनकी डिमांड्स जो है वो दो तरह की डिमांड्स थी। पहली थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म, यानी राजनीतिक उदारवाद, और दूसरी थी इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो ये दो तरह की इनकी मेन डिमांड्स थी। पॉलिटिकल डिमांड्स की बात करें तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये लोग ऐसी सरकार चाहते थे जो लोगों की इच्छा से बनी हो। ये ऑटोक्रेसी यानी निरंकुशवाद को समाप्त करना चाहते थे। अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चाहते थे कि सभी देशों में संविधान जो है वो लागू हो और उसी के आधार पर देश का शासन चलाया जाए। एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, विशेषाधिकार जो संपत्ति पर मिले हुए थे विशेष करके एरिस्टोक्रेसी वर्ग को, वो समाप्त होने चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोग समान माने जाने चाहिए। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और देश में एक जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो संसद के द्वारा पूरे देश का शासन चलानी चाहिए। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल डिमांड्स थी लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म की। राजनीतिक मांगें इस प्रकार की थी। जबकि आर्थिक मांगों की बात करें तो ये सभी लोग ये चाहते थे कि मार्केट, सभी देशों के मार्केट जो है वो खोल दिए जाए, सभी लोगों को ट्रेड करने की जो है अनुमति मिल जाए, जितने रेस्ट्रिक्शंस से वो सारे सब समाप्त हो जाएं। रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल,
ठीक है। चीज़ों वस्तुओं के आने जाने और पैसे के पूंजी के आदान प्रदान पर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे वो सारे सब रिमूव कर दिए जाएं। इन 1834 अ कस्टम यूनियन जोल्वेरिन वॉज फॉर्म्ड, और इन्हीं के आधार पर 1834 में जर्मनी के राज्यों ने मिलकर एक जो है शुल्क संघ बनाया जिसे जोल्वेरिन कहा जाता है। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स, और इस जोल्वेरिन जो यूनियन था उसने जितने भी शुल्क बैरियर्स थे वो सब हटा दिए एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। और पूरे इस जोल्वेराइन या जर्मन राज्य में 39 स्टेट्स में जो लगभग 30 से ज़्यादा डिफरेंट करेंसीज चलती थी उन सब को हटाकर सिर्फ 2 करेंसी को ही अस्तित्व में रखा। तो इस तरह से ये उदारवादी राष्ट्रवाद इस समय मजबूत होता जा रहा था। उस तरह के विचार जो है यूरोप में फैलते जा रहे थे, और इन्हीं विचारों की वजह से यूरोप में बहुत सारी क्रांतियां जो है इस समय स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले क्रांतियां जो है 1830 में फिर से शुरू होती है। तो 1830 से 1848 के पीरियड को एज ऑफ रिवोल्यूशंस कहा जाता है, और इन क्रांतियों की शुरुआत भी हर बार की तरह जो है फ्रांस में ही हुई थी। द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग जो है इस समय लोगों में आने लग गई थी। राष्ट्रवाद जो है लोगों में धीरे धीरे घर करने लग गया था, और इस पीरियड में पूरे यूरोप में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी थी जिसकी वजह से लोग अपनी इन समस्याओं से मुक्ति चाहते थे। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स जो है इस समय बहुत सारे हुए यूरोप में, जिसकी वजह से ये क्रांतियाँ हुई। 1848 में जो है लिबरल्स जो है अपनी क्रांतियों में सफल होना प्रारंभ हुए थे। तो सबसे पहले जो क्रांति 1830 में हुई वो फ्रांस में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जो 1830 की अगर उसकी बात की जाए तो वियना कांग्रेस ने लुई जो 18 को फिर से फ्रांस का राजा बनाया गया था उसे इस क्रांति में हटाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्च कर दिया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में उसने अपने बहुत सारे पावर्स जो हैं वो छोड़ दिए, और 2 हाउस का एक लेजिस्लेचर जो है फ्रांस में बनाया गया। इट अलाउड लिमिटेड फ्रीडम टू ऑफ द प्रेस, इसने प्रेस को भी कुछ स्वतंत्रताएं दी, और जो है इस तरह से फ्रांस में जिसको कह सकते हैं निरंकुश राजा तो रहा ही रहा, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ। तो इस तरह से फ्रांस में जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया और राजा को उसके अंदर रहकर शासन करना प्रारंभ हुआ। तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति में इस तरह से परिवर्तन आया, और जैसे ही फ्रांस में क्रांति शुरू हुई यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांतियाँ शुरू हो गई, क्योंकि फ्रांस के लिए मैटरनिक ने भी कहा था कि व्हेन फ्रांस सीज़ेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वैसी परिस्थितियां जो है इस समय पूरे फ्रांस में बन गई। रिवोल्ट ऑफ 1830 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830 में सबसे पहले फ्रांस में जुलाई 1830 में क्रांति हुई। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रेस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नो ओवरथ्रोन बाय द रेवोल्यूशनरी हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है, विथ लुइस फिलिप एट इट्स हेड। तो 1815 में जो मोनार्की को री इंस्टॉल किया गया था वीना कांग्रेस के द्वारा, इस 1830 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने जो मोनार्क है उसके स्थान पर एक कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराया, और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस देश में स्थापित की गई, जहाँ राजा लुइस फिलिप को जो है इसका हेड माना गया। और इस क्रांति में जैसे ही ये घटना फ्रांस में हुई तो मैटरनिक ने इसके लिए कहा व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ऐसा ही हुआ, पूरे इस क्रांति के प्रभाव पूरे यूरोप में फैल गए। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। और इस क्रांति के प्रभाव से ब्रुसेल्स में भी क्रांति हुई, और जहाँ पर बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, तो 1830 की क्रांति फ्रांस में शुरू हुई, फिर बेल्जियम में हुई, और उसके बाद इसी क्रांति के प्रभाव के स्वरूप ग्रीस में भी जो है इस समय जो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, और ग्रीस ने इस पीरियड में जो है अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर लिया। अब ग्रीस की कहानी क्या है कि ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस या यूनान जो देश है वो 15वीं शताब्दी से ही
टर्की देश के ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट रहा है, यानी ग्रीस पर 15वीं शताब्दी से ही ओटोमन एम्पायर का राज्य रहा है। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। और ग्रीस के लोगों में ही ये जो लिबरल नेशनलिस्ट की भावना पूरे यूरोप में फैल रही थी, तो वो भावना ग्रीस में पहुंची और ग्रीस के लोगों ने इस ओटोमन एम्पायर से अपने आप को, अपने देश को स्वतंत्र करने का प्रयास 1821 में शुरू कर दिया। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन इन 1821। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्टेड फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। और ये जो ग्रीस के राष्ट्रवादी लोग थे, उन्हें देश के बाहर से भी उन लोगों का समर्थन मिल रहा था जिन्हें देश से निकाल दिया गया था, जो दूसरे देशों में रह रहे थे, एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। और बाकी यूरोपीय देशों से भी उन्हें समर्थन मिल रहा था, क्योंकि बाकी यूरोपीय देश पुरानी इस ग्रीक कल्चर और ग्रीक सिविलाइजेशन को बहुत रेस्पेक्ट से देखते थे, जिसे हेलेनिज्म कहा जाता है। ग्रीक कल्चर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हेलेनिज्म। ठीक है। पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। और बहुत सारे कवियों और लेखकों ने, कलाकारों ने जो है इस ग्रीस को जो है यूरोपियन सभ्यता का क्रेडल या जो झूला कहा है, एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। और उन्होंने अपने अपने देश के लोगों को ग्रीस के इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए लोगों को तैयार किया कि वो समर्थन करें, क्योंकि ग्रीस जो है एक मुस्लिम एम्पायर के सामने स्ट्रगल करके अपने आप को स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा था। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन, और ऐसे ही लेखकों में, कवियों में लॉर्ड बायरन नाम के एक ब्रिटिश कवि थे, जिन्होंने इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारा फंड रेज किया, और वो इस युद्ध में भी लड़ने के लिए वहाँ पर गए, और वहीं पर उनकी जो है बुखार की वजह से 1824 में डेथ भी हो जाती है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और 1832 में जो है ग्रीक अपनी इस वॉर में सफल होते हैं। एक संधि जो है टर्की और ग्रीस के बीच में होती है, जिसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, और इस संधि द्वारा ग्रीस को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता टर्की द्वारा दे दी जाती है, और ग्रीस जो है एक स्वतंत्र देश बन जाता है। तो ये जो रिवोल्यूशनरी पीरियड इस समय चल रहा था, तो इसी पीरियड में ग्रीस एक स्वतंत्र देश बन गया। और इसी 1830 से 48 के पीरियड के बीच में यूरोप के बहुत सारे देशों में रिवोल्यूशनरीज जो थे, उनकी एक्टिविटीज़ थी जो बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही रिवोल्यूशनरीज में से एक थे जिसेपी मैजिनी। तो इनका बहुत यूरोप में प्रभाव रहा, और उन्होंने यूरोप के बहुत सारे देशों में क्रांतियों को प्रारंभ करने का क्रेडिट नहीं जाता है। इन्हें सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी के रूप में माना जाता है। तो जोसेपी मैजिनी, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हु वाज जोसेपी मैजिनी, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जोसेपी मैजिनी है। जोसेपी मैजिनी जो है वो बोर्न इन जिनेवा इन 1807, 1807 में इनका जिनेवा में जन्म हुआ था। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। ये कार्बोनरी जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, क्रांतिकारी संस्थाएं थी, उनके सदस्य बन जाते हैं। एट द एज ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया में क्रांति करने के आरोप में इन्हें देश से निकाल दिया जाता है 24 साल की उम्र में। तो 24 साल की छोटी सी उम्र से ही वो क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ही फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। और ये जो जोसेपी मैजिनी हैं, वो यूरोप में 2 क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वॉज यंग इटली, पहली क्रांतिकारी संस्था जो मैजिनी द्वारा स्थापित की जाती है, दैट इज यंग इटली इन मार्सलीज। मार्सलीज नाम की जगह पर वो यंग इटली की स्थापना करते हैं। एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल बर्न है वहाँ पर वो यंग यूरोप नाम की संस्था स्थापित करते हैं। यंग इटली की यूनिफिकेशन के लिए, और यंग यूरोप जो है पूरे यूरोप के अलग अलग देशों में लिबरल नेशनलिज्म की भावना और रेवोल्यूशंस की भावना को बढ़ाने के लिए ये दोनों संस्थाएं उनके द्वारा स्थापित की जाती है। मैजिनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। और मैजिनी का मानना था कि भगवान जो है उन्होंने मतलब लोगों को एक नेशन के रूप में जोड़ने का जो है वो उद्देश्य रहा है। सभी लोगों को वो एक राष्ट्र के रूप में जोड़ना चाहते हैं। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट। इसलिए इटली छोटे छोटे राज्यों का एक छोटा सा कमज़ोर राज्य नहीं रहना चाहिए। इट हैड टू बी फोर्ज इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। और इस इटली को एक ही संयुक्त
और रिपब्लिक इटली के रूप में, गणतंत्र इटली के रूप में वो स्थापित करना चाहते थे। और उसकी स्थापना के लिए उन्होंने बहुत सारे देशों के साथ अलायंस जो है वो भी स्थापित करने की कोशिश की। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। और उसके इस मॉडल के आधार पर बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी यूरोप के बहुत सारे देशों में, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में स्थापित हुई। मैजिनीज रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स। और मैजिनी के ये जो निरंकुशवाद का विरोध और जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना के उसके जो विचार थे वो यूरोप के रूढ़िवादी लोगों को पसंद नहीं आते थे, वो उनसे डरते थे। और इसी डर की वजह से मैटरनिक, जो कंजर्वेटिव्स का सबसे बड़े लीडर के रूप में उस समय जाना जाता था, उसने मैजिनी के लिए कहा है कि ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वाक्य मैटरनिक ने मैजिनी के लिए कहे थे। तो इस तरह से मैजिनी जो है यूरोप का सबसे बड़ा एक रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था, जिसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की और क्रांति की भावना को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब इसी पीरियड में पूरे यूरोप में जो है रोमांटिक नेशनलिज्म की और इमेजिनेशन की और नेशनल फीलिंग जो है गीतों, कविताओं, कहानियों, लोक गीतों के माध्यम से पूरे यूरोप में फैलने लगती है। तो यूरोप की कल्चर, लैंग्वेज और म्यूज़िक, डांस, इन सब का जो नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन था, उसे ही रोमांटिक इमेजिनेशन या रोमांटिक नेशनलिज्म कहा जाता है, रोमांटिसिज्म कहा जाता है। यूज़ ऑफ कल्चर टू क्रिएट आइडिया ऑफ नेशन। तो इस रोमांटिक जो रोमांटिसिज्म है उसमें कल्चर का यूज़ करके राष्ट्र की भावना को अभिव्यक्त करने की कोशिश की जाती है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। और ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट और कलाकार और कवि जो थे वो विज्ञान और तर्क को जो है वो ग्लोरिफिकेशन के अगेंस्ट थे, वो उन्हें पसंद नहीं था। फोकस्ड इंस्टीड ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। और ये लोग जो है भावनाओं पर, इंट्यूशन पर और मिस्टिकल फीलिंग्स जो थी उनको ज़्यादा महत्व देते थे साइंस और तर्क के स्थान पर। और इन लोगों ने यूज्ड आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। और इन्हीं लोगों ने देश में कविताओं, कहानियों और संगीत के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने की कोशिश की। कलेक्टेड फोकलोर्स टू स्प्रेड नेशनलिज्म। उन्होंने अलग अलग जगहों के लोक गीतों, कहानियों को कलेक्ट किया और जो है पढ़े लिखे लोगों के और अनपढ़ लोगों के बीच में उन कहानियों को, कविताओं को फेमस किया। लैंग्वेज इज ऑल्सो प्लेड ए वाइटल रोल फॉर example, the use of Polish language in Poland came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. भाषा का भी राष्ट्रवाद की भावना में बहुत बड़ा योगदान था। उदाहरण के रूप में पोलिश भाषा जो पोलैंड में बोली जाती थी वो रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में पोलैंड में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में बहुत सहायक हुई। तो सभी तरह की भाषा, कविताएं, कहानियाँ, गीत, नाटक, लोकगीत, इन सब लोग ने राष्ट्रवाद की भावना को जो बढ़ाने में योगदान दिया उसे ही रोमांटिसिज्म कहा जाता है। अब रोमांटिसिज्म में किस किस तरह से कौन कौन सी भावनाओं ने यूरोप में जो योगदान दिया, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो है राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने में सहयोगी रही। तो द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिडंट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। युद्धों और सीमाओं के विस्तार से ही जो है नेशनलिज्म की भावना नहीं आई। इस राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। तो इन सब का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज एंड द ग्लोरिफिकेशन of reason and science and focus instead on emotion. Their effort was to create a sense of collective heritage, a common past as the basis of a nation. तो वो इस तरह से कवि और लेखकों ने विज्ञान को आलोचना करके भावनाओं को ज़्यादा महत्व दिया। ऐसे ही विद्वानों में जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। उन्होंने दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमोंग द कॉमन पीपल। जर्मन कल्चर को अगर देखना है तो वो सामान्य लोगों की कल्चर जो है वही जर्मन कल्चर है, रियल जर्मन कल्चर है। डास वोक उन्होंने उसको नाम दिया। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। और उन्होंने जो है लोक गीतों, लोक कविताओं, लोक नृत्यों के द्वारा जो है उस कल्चर को पॉपुलराइज करने की कोशिश की। और उन्होंने ही कलेक्टेड एंड रिकॉर्ड दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। और देश के विकास में या देश के निर्माण में इन कविताओं, कहानियों, गीतों को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना। फिर
अगर हम पोलैंड की बात करें, पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर existed as an independent territory, nationalist feeling were kept alive through music and languages. पोलैंड जो है 18वीं शताब्दी में जो यूरोपीय ताकतें थी, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, उन्होंने उसको डिवाइड कर लिया। वो एक कंट्री के रूप में भी अस्तित्व में नहीं रहा, लेकिन वहाँ के लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना अभी भी जो है म्यूज़िक और भाषा के रूप में जो है वो जन्म ले रही थी या अस्तित्व में थी। यहाँ पर कैरोल क्रुपिंस्की जो थे, उन्होंने क्रिएटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू इट्स ओपेराज एंड म्यूजिक। कैरोल क्रुपिंस्की ने ओपेरा और म्यूजिक के माध्यम से राष्ट्रवादी कार्यक्रम और गीत, नाटक, कविताएं प्रस्तुत करके लोगों के अंदर जो है इस तरह की भावनाओं को बढ़ाने में योगदान दिया। टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पैलोनाइस एंड मजूरका इनटू नेशनल सिंबल। और उन्होंने जो लोक नृत्य थे, पैलोनाइस या पोलोनाइस और माजूरका, इनको राष्ट्रवादी नृत्यों में, राष्ट्रवादी प्रतीक के रूप में बदल कर देश के लोगों के बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग को जो है बढ़ाने में योगदान दिया। तो ये दोनों है पोलनेस एंड माजूरका, ये दो डांसेस हैं जिसके द्वारा कैरोल क्रुपिंस्की ने पोलैंड में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा दिया। साथ ही साथ यहाँ पर भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। रशिया ने जब इस देश पर अधिकार किया तो उसने पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स, उसने स्कूल से पोलिश लैंग्वेज की पढ़ाई बिल्कुल बंद करा दी। एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड, रशिया की भाषा को वहाँ पर स्कूलों में इम्पोज कर दिया गया। सारा सिलेबस, बुक्स सब रशियन लैंग्वेज में पब्लिश होने लगी। पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। और पोलैंड ने अपनी भाषा को जो है राष्ट्रवादी प्रतिरोध के एक माध्यम के रूप में अपनाया। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। और पोलैंड के लोगों ने चर्च की जो मीटिंग्स या चर्च में जो भी लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पर सिर्फ पोलिश लैंग्वेज में ही धार्मिक जो है इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट किया। एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन टू जेल। और इस वजह से बहुत सारे पादरियों को और बिशप्स को जो है देश से निकाल दिया गया, जेल में भेज दिया गया, साइबेरिया में एग्जाइल पर भेज दिया गया बाय द रशियन अथॉरिटीज़। रशिया की सरकार द्वारा इन बिशप्स, प्रिस्ट और बिशप्स को इस तरह से पनिश किया गया फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच रशियन, क्योंकि वो लोग रशियन भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पोलिश भाषा में ही धार्मिक उपदेश दे रहे थे। तो उन लोगों को इस तरह से सजाएं दी गई और इस तरह से पोलिश भाषा जो है रशिया के डोमिनेंस के विरोध में प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा माध्यम पोलैंड में बन गई। तो विभिन्न देशों में विभिन्न तरीकों से ये राष्ट्रवादी भावना जो है रोमांटिक सीज़न के रूप में प्रतिबिंबित हुई और उसने फैलाने में अपना योगदान दिया। और इसके साथ ही यूरोप में बहुत सारी क्रांतियाँ इस समय शुरू हो जाती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूरोप की 1848 की क्रांतियों से शुरू करेंगे, जहाँ पर जर्मन यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, यूके की स्थिति और साथ ही साथ बाल्कन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे टू ऑल।